जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आप इस सत्संग को ध्यान से सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत का जो सत्संग है संगत जी, वो आपकी लाइफ से बहुत बहुत रिलेट करेगा। आपको इस सत्संग से बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि जो संगत है वो भी गुरु जी से बहुत सवाल करती थी, तो आपको भी अपने सवालों के कई सारे जवाब मिलेंगे। सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, बहुत अद्भुत है। आप इस सत्संग को बिल्कुल भी मिस मत करिए संगत जी, और पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत प्रियम वर्मा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आज आप सबके साथ अपना सत्संग कर रही हूँ। और संगत जी, आपको बताना चाहूंगी कि ये मेरा पहला सत्संग है, क्योंकि जब मैं गुरु जी के यहाँ जाती थी तब मैं बहुत छोटी थी, लगभग 11-12 साल की रही होंगी। और तब संगत जी, मुझे गुरु जी क्या होते हैं उसका मतलब भी समझ में नहीं आता था। मम्मी पापा जाते थे गुरु जी के दरबार में, उनको मत्था टेकते थे तो हम भी टेक लिया करते थे। मम्मी पापा उन्हें गुरु जी कहते, हम भी गुरु जी कहने लग गए। लेकिन एक्चुअली गुरु जी क्या है, उनकी महिमा क्या है, वो धीरे धीरे मुझे बाद में समझ में आने लगा। संगत जी, जब मेरा जन्म हुआ तब मेरे मम्मी पापा ने मेरी जन्म पत्रिका बनवाई, और जन्म पत्रिका के अकॉर्डिंग संगत जी मेरा 13वां साल बहुत भारी था। और जब संगत जी मेरा 13वां साल आया तो मेरी नानी ने मेरी मम्मी को कहा कि लड़की का 13वां साल शुरू होने वाला है, तुम जाके गुरु जी को बोलो। और संगत जी, मम्मी ने मेरी नानी को तो हाँ कह दिया, लेकिन गुरु जी से कुछ नहीं कहा। और जब मेरा बर्थडे आने वाला था उसके 2 दिन पहले गुरु जी का फोन आया मम्मी के पास, और गुरु जी ने कोई उपाय बताए। अब जब मैं स्कूल से घर लौट कर आई तो मम्मी ने मुझे कहा कि तैयार हो जाओ, हमें मंदिर चलना है। हम लोग मंदिर गए। अब संगत जी, दोपहर का समय था और जनरली दोपहर के समय पर मंदिर बंद रहता है, और जो पंडित जी होते हैं वो मना कर देते जनरली कि नहीं, दोपहर का समय है, भगवान के सोने का समय है, मंदिर नहीं खुलेगा। हम लोग दोपहर के समय मंदिर पहुंचे, और संगत जी जैसे ही हम लोग मंदिर पहुंचे, वहाँ के पंडित जी ने हमें देखते ही कहा कि अरे आप लोग आ गए, आपको बहुत देर हो गई है, मैंने मंदिर खोल के रखा हुआ है। हम लोग बड़े सरप्राइज्ड हुए कि हम में से तो किसी ने नहीं कहा था पंडित जी को, ये किसने कहा? तो संगत जी, ये गुरु जी का आदेश था पंडित जी को, जिसकी वजह से उन्होंने हमारे लिए मंदिर खोल के रखा था। और संगत जी, जैसे ही हम लोग उपाय करके घर पहुंचे, गुरु जी का फोन आया मम्मी के पास। गुरु जी ने पूछा उपाय किया कि नहीं किया। मम्मा ने जवाब दिया कि हाँ गुरु जी, हमने उपाय कर लिया। और फिर गुरु जी ने कहा कि ठीक है, तुम लोग मंदिर आ जाओ। और संगत जी, वो पूरा साल गुरु जी ने हमारे पैर के अंगूठे पे निकाला। अब संगत जी, 13वां साल गुरु जी ने पैर के अंगूठे पे कैसे निकाला ये मैं आपको बताती हूँ। जनरली क्या होता है संगत जी कि जब हम पैर के नाखून काटते हैं तो साइड में एक छोटा सा नाखून रह जाता है, जिसको ज्यादातर हम लोग काटते हैं और उखाड़ते नहीं है। मैंने भी वही किया, मैंने सिर्फ काटा, उसे उखाड़ा नहीं। तो हुआ ये संगत जी कि वो जो नाखून है वो बाहर की तरफ ग्रो करने की बजाय स्किन के अंदर ग्रो करने लगा। और संगत जी, वो नाखून अंदर की तरफ ग्रो होते होते हड्डी तक पहुंच गया। बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, बहुत इन्फेक्शन स्वेलिंग हो गई। और संगत जी, फिर डॉक्टर ने कहा कि इसका नाखून निकालना पड़ेगा। तो फिर संगत जी मेरा नाखून निकाल दिया गया। और संगत जी, देखते ही देखते वो नाखून फिर से ग्रो होने लगा। हम लोग अपोलो हॉस्पिटल गए और डॉक्टर ने कहा कि इसकी ग्रोथ तो नहीं रोक सकते नाखून की, इसलिए हमें इस नाखून को जड़ से निकालना पड़ेगा और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो संगत जी, डॉक्टर ने मेरे अंगूठे में इंजेक्शन लगाया सुन करने के लिए। अब आप बिलीव नहीं करोगे, 1 इंजेक्शन, 2 इंजेक्शन, पूरे 5 इंजेक्शन लगाए गए सुन करने के लिए, लेकिन मेरा अंगूठा सुन नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने कहा कि या तो हम इसको एनेस्थेसिया देंगे या फिर हम इसको ऐसे ही बिना सुन करे ऑपरेशन करेंगे। मैंने कहा कि डॉक्टर आप बिना सुन करे मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। आप बिलीव कर सकते हैं संगत जी, 13 साल का बच्चा बिना सुन किए, बिना एनेस्थेसिया लिए अपने पैर का ऑपरेशन, अपने पैर के नाखून का ऑपरेशन करवा रहा है, वो भी जड़ से निकला रहा है। ये कौन कर सकता है संगत जी? ये मैं तो नहीं कर सकती थी, ये 13 साल का बच्चा तो नहीं कर सकता था, ये सिर्फ करवाने वाले गुरुजी थे। शक्ति गुरुजी ने ही दी थी, पूरी ताकत हिम्मत गुरुजी ने दी, और मुझे पता ही नहीं चला कि ऑपरेशन कब हो गया।
डॉक्टर ने हिदायत दी कि स्कूल नहीं जाना है, ज्यादा चलना फिरना नहीं है, क्योंकि पैरों में ऑपरेशन हुआ था तो ज्यादा नहीं चलना था, स्ट्रेस नहीं देना था। अब संगत जी स्कूल तो जाना ही था और मेरी क्लासेस संगत जी 3rd फ्लोर पर लगा करती थी। आप बिलीव कर सकते हो एक बच्चे के लिए चेंजेस हो सकते हैं क्या स्कूल में? मैं जैसे ही स्कूल गई और मेरे प्रिंसिपल को मेरी कंडीशन पता चली, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरी सारी क्लासेस 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट कर दी गई। प्रिंसिपल ने कहा कि प्रियम नहीं चल सकती है और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसके स्कूल का काफी गैप हो जाएगा, इसलिए प्रियम के लिए सारे क्लासरूम नीचे किए जाए। और संगत जी मैं पूरे साल स्कूल में चप्पल पहन करके गई हूँ, पूरे साल मेरे पैरों में पट्टी बंधी रही है। और आप ये देखिए संगत जी कि गुरुजी महाराज ने मेरा वो कष्ट कितने कम में निकाल दिया। हाँ, मुझे कष्ट भोगना पड़ा, मुझे दर्द भी सहना पड़ा, मैंने इंजेक्शंस भी लिए, मेरा ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन हम ये क्यों नहीं देखते कि मेरे साथ बहुत कुछ हो सकता था, बहुत बड़ी कुछ बात हो सकती थी, लेकिन गुरुजी ने उसको बहुत कम में निकाल दिया। वो कष्ट मुझे थोड़ा सा भोगना जरूर पड़ा, लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे से हील करवा दिया। हालांकि आज भी मेरे उस पैर में, उस अंगूठे में नाखून नहीं है, लेकिन संगत जी मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता है कि मेरे गुरुजी महाराज ने मेरा वो कष्ट बहुत छोटे में निकाल दिया है। संगत जी गुरुजी को तो सब कुछ दिखता है, वो सब कुछ जानते हैं, वो जानी जान है। उन्हें हमारा प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर, हमारा पास्ट सब कुछ पता होता है। और संगत जी जब गुरुजी हमें कोई उपाय देते हैं, जो कोई हमारी मेडिसिन देते हैं, तो वो मेडिसिन, वो उपाय हमारा आज के लिए नहीं होता, वो हमारा पास्ट, हमारे फ्यूचर सब के लिए होता है, वो ताकि हमें आगे भी कोई कष्ट ना हो। अब संगत जी ऐसे ही मेरी नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, मुझे गर्मी में बहुत नाक से खून आता था और कई बार तो ऐसे भी आ जाया करता था। इवन संगत जी मैं सोती रहती थी तब भी नाक से खून शुरू हो जाता था। एक बार की बात है, हम गुरुजी महाराज के एम्पायर स्टेट में दरबार में बैठे हुए थे और मैं गुरुजी के जस्ट सामने बैठी हुई थी और गर्मी का समय था। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, इतना तेज नाक से खून शुरू हो गया बहना। पापा मेरे पास बैठे थे, मैंने पापा से रुमाल मांगा और फॉर्चुनेटली पापा 2 रुमाल लेकर आए थे और आप बिलीव करेंगे संगत जी पूरे दोनों रुमाल खून में भर गए। पास में जो संगत बैठी हुई थी वो भी बहुत परेशान हो गई। उन्होंने कहा मेरी मम्मी को कि आप जाकर के गुरुजी को बताओ, लेकिन मम्मी ने गुरुजी को नहीं बताया। और तभी गुरुजी ने मम्मा को आवाज लगाई, बुलाया अपने पास। मम्मा जब गई तो गुरुजी ने कहा कि तुम जो केसर वाला दूध बनाती हो वो सारी संगत के लिए बनाकर लेकर आओ। मम्मा गई, केसर वाला दूध बनाकर लेकर आई, गुरुजी को दिया, सारी संगत को दिया, मुझे भी दिया गया। और संगत जी मैंने भी जैसे तैसे वो दूध पिया, क्योंकि नाक से बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो दिन का दिन है और आज का दिन है, मुझे कभी भी नोज ब्लीडिंग नहीं हुई और ना कभी मुझे आज होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा थी। उन्हें कब क्या करना है, कैसे करना है, किस समय करना है, वो सब गुरुजी महाराज जानते हैं। और संगत जी हम सभी को एक प्रश्न करना बहुत पसंद है, वो है क्यों। हम वो चीज जो हमें पसंद नहीं है या जो बात हमारे खिलाफ हो रही है, जो बात हमें अच्छी नहीं लग रही है, उसके लिए हम जरूर प्रश्न करते हैं गुरुजी से कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। और संगत जी हमें वो प्रश्न करके भूल जाना चाहिए, उसका जवाब हमें गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए। जब वो सही समय आएगा तो गुरुजी महाराज हमें वो जवाब जरूर दे देंगे, क्योंकि संगत जी उस मोमेंट में हम वो जवाब शायद ना सुनना चाहें, शायद हमें वो जवाब अच्छा ना लगे, इसलिए जब सही समय आएगा गुरुजी महाराज हमें अपने आप उसका जवाब दे देंगे। इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। रिसेंटली एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है। संगत जी जब मुझे लंदन यहाँ आना था पढ़ाई करने के लिए, तो मुझे सितंबर से अपना कोर्स शुरू करना था, क्योंकि संगत जी हम सभी की आदत होती है प्लानिंग करने की। हमने भी प्लानिंग कर रखी थी कि इतने साल से इतने साल ये करेंगे, वो करेंगे। अब संगत जी अनफॉर्चुनेटली वो फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो पाई लास्ट मोमेंट तक, और हमें दिख भी रहा था कि फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होगी, लेकिन हम लोग लगे हुए थे कि बस कैसे भी पूरी हो जाए, क्योंकि संगत जी हमारी आदत होती है, हमें पता है कि काम नहीं होगा, फिर भी हम लास्ट मोमेंट तक उसमें लगे रहते हैं। मैं भी लगी रही, मेरे फैमिली वाले भी लगे रहे कि बस कैसे भी करके हो जाए। हमने वहाँ पे रेंट भी दे दिया लंदन में, हमने टिकट्स भी बुक करवा दी, लेकिन सारी फॉर्मेलिटीज एंड तक पूरी नहीं हुई और मैं सितंबर में नहीं जा पाई। संगत जी गुरुजी ने इंडिकेशन दे रखा था, पहली बार जब नहीं हुआ था तभी हमें समझ जाना चाहिए था कि गुरुजी ने मना कर दिया है, लेकिन हम लोग लगे रहे। लेकिन संगत जी हम इंसान हैं, हम सोचते हैं कि जो हमने सोच रखा है वो होना ही होना चाहिए, हम ना एक्सेप्ट नहीं कर सकते। संगत जी हमें लगता है कि हमने जो प्लानिंग की है वो प्लानिंग सक्सेसफुल होनी चाहिए, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और हमारी इस सोच के कारण ही संगत जी गुरुजी महाराज हमें जो दिखाना चाहते हैं ना, हम वो देख ही नहीं पाते। हमारी आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ जाता है या हमें इग्नोरेंस ऐसी आ जाती है कि हम वो चीज देख ही नहीं पाते कि गुरुजी महाराज क्या बता रहे हैं। अब संगत जी हमारा वीजा लग गया, हमारी सारी फॉर्मेलिटीज हो गई और सितंबर के बजाय हम जनवरी में लंदन गए और फरवरी में वहां पर डिक्लेरेशन दिया गया। यूनिवर्सिटी ने कहा कि जिन लोगों ने
जनवरी में कोर्स ऑप्ट किया है और वो 1 साल तक करेंगे, उन्हें 2 साल का वीजा एक्सटेंड किया जाता है। संगत जी, वो रूल, वो रेगुलेशन जो यूनिवर्सिटी ने दिया 2 साल का वीजा एक्सटेंड करने का, वो मुझे तो नहीं पता था। हम तो लगे हुए थे सितंबर से आना है, सितंबर से कोर्स करना है, पूरी कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन गुरुजी महाराज को पता था कि क्या मेरे लिए सही है, आगे क्या होने वाला है, और उन्होंने वही किया कि बेटा तेरे लिए ये सही है, मैं यही करूंगा, जनवरी से ही जाना है तुझे। और संगत जी, जनवरी में ही मैं जा पाई और मुझे 2 साल का वीजा एक्सटेंडेड मिला। संगत जी, मैं मानती हूँ कि उस टाइम पे हमें दुख होता है, कष्ट होता है, तकलीफ होती है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतना समय लगा रहे हैं, हमारा काम नहीं हो रहा है। लेकिन संगत जी, वो जो हम क्यों पूछते रहते हैं ना गुरुजी से कि गुरुजी क्यों नहीं हो रहा है, गुरुजी क्यों नहीं हो रहा है, वो पूछ के छोड़ देना चाहिए। अगर मैं सितंबर में आ जाती तो मुझे 2 साल का एक्सटेंडेड वीजा नहीं मिलता। संगत जी, जब आप एम्पायर स्टेट जाते हो तो वहाँ एक दरवाजा है जहाँ से गुरुजी आपके आगे और पीछे के कई 100 जन्म को देख लेते हैं, स्क्रीनिंग कर लेते हैं। आपके कई सारे जन्मों की स्क्रीनिंग हो जाती है। उसके बाद आप जब दरबार में जाते हैं तब आपको एक्सेप्टेंस मिलती है। इसलिए गुरुजी को सब पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। और संगत जी, एक बार अगर एक्सेप्टेंस हो गई तो फिर समझिए कि आपको फिर किसी भी चीज की परवाह करने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरुजी महाराज छोटी सी छोटी चीज का भी वो खुद ध्यान रखते हैं। ऐसे एक बार संगत जी, हमारे घर का रेनोवेशन हो रहा था और घर की सारी चाबियां मम्मी ने एक डिब्बे में रखी और मुझे कहा कि बेटा इस डिब्बे को संभाल के रख दो। अब संगत जी, वो चाबियां मैंने संभाली, लेकिन मैं सब भूल गई कि किसने संभाली और कहाँ संभाल के रखी है। अब संगत जी, जब सारा फंक्शन हो गया, हमने बहुत चाबियां ढूंढी सबने, लेकिन नहीं मिली। घर में बहुत सारे गेस्ट भी आए थे, किसने ली किसने नहीं ली, कोई लेकर गया नहीं लेकर गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संगत जी, उस समय हमारे घर पर सैनी आंटी आती थी, वो गुरुजी की पुरानी संगत है, तो मम्मी ने उनसे बात शेयर की। तो सैनी आंटी ने कहा कि गुरुजी से पूछ लो कि चाबियां कहाँ गई। तो मम्मी कहने लगी कि नहीं नहीं, गुरुजी से क्या कहूंगी, गुरुजी से ये कहूँ कि गुरुजी चाबियां कहाँ रखी है, तो गुरुजी क्या कहेंगे, तेरा चौकीदार बैठा हूँ जो चाबियां संभाल के रखूंगा। संगत जी, हम लोग गुरुजी के दरबार में गए, लेकिन हमारे अंदर एक हीच होती है, एक झिझक होती है कि हम ऐसे क्वेश्चन गुरुजी से कैसे करें। हमने वो क्वेश्चन गुरुजी से नहीं किया। जब आज्ञा लेने की बारी आई, हमने गुरुजी को मत्था टेका और हम जैसे ही खड़े हुए तो गुरुजी ने अपने आप मेरी तरफ देखते हुए कहा, घर में ढूंढो। और संगत जी, मैं सोच में पड़ गई कि गुरुजी ने मेरी तरफ देखकर के क्यों कहा। उस वक्त कुछ समझ में आया नहीं। हम लोग घर आ गए और संगत जी, 1 से 1.5 महीने के बाद जब हमने घर में ढूंढा तो मम्मी को ड्रॉर के अंदर चाबियां मिल गई। और जब मम्मी ने मुझे बताया कि देखो ड्रॉर में चाबियां मिली है, तब मुझे याद आया कि चाबियां तो मैंने ही रखी थी। और फिर मुझे समझ में आया कि क्यों गुरुजी महाराज मेरी तरफ देख करके कह रहे थे कि घर में ढूंढो। अब संगत जी, उस टाइम पर मैं बच्ची थी, और लेकिन गुरुजी महाराज अपने दरबार में आए हुए हर संगत को पर्सनली अटेंशन देते थे, इवन आज भी देते हैं। और संगत जी, वो चाबी वाली बात मेरे और गुरुजी के बीच में थी। चाहते तो गुरुजी मेरी मम्मी को भी बता सकते थे, लेकिन गुरुजी महाराज का मेरी माँ से अलग रिलेशन था, अलग कनेक्शन था, मुझसे अलग कनेक्शन था। इवन हर संगत से गुरुजी का अपना एक इंडिविजुअल कनेक्शन होता है और गुरुजी उसी के साथ वैसे ही डील करते हैं। तो संगत जी, गुरुजी के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, वो डायरेक्टली ही हमें सब कुछ बताते हैं। ठीक उसी प्रकार से संगत जी, कि जैसे अगर हमें अपने माँ बाप से बात करनी हो तो हम किसी के वाया किसी के थ्रू थोड़ी ना बात करते हैं, हम डायरेक्टली अपने माँ बाप से बात करते हैं। ठीक वैसे ही गुरुजी हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, साक्षात शिव हैं, सदाशिव महाशिव हैं। वो अपनी संगत से, अपने बच्चों से किसी के थ्रू क्यों बात करेंगे, वो डायरेक्टली बात करते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं। अब संगत जी, मैं बच्ची थी और बच्चों को पंगा लेने का बहुत शौक होता है, बहुत मजा आता है। एक बार गुरुजी ने हमें छोटे मंदिर से आज्ञा दी सबको कि सब लोग बड़े मंदिर पहुंचो, मैं भी आता हूँ। संगत जी, हम लोग बड़े मंदिर के लिए निकले तो मैंने कार में पापा से कहा कि पापा आप कार ना तेज चलाओ, हम गुरुजी से पहले पहुंचेंगे और गुरुजी हमें वेलकम नहीं करेंगे, हम गुरुजी को वेलकम करेंगे। और संगत जी, जो रास्ता 20 मिनट में तय करना था वो मेरे पापा ने मेरे कहने पर 5 साढ़े 5 मिनट में गाड़ी की स्पीड बढ़ा करके तय किया। और संगत जी, जैसे हम बड़े मंदिर पहुंचे, हमने देखा कि गुरुजी महाराज हाथ बांध करके बड़े मंदिर में खड़े हैं। और जैसे ही गुरुजी की नजर मुझसे मिली, गुरुजी मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। और संगत जी, उस समय हमें पार्किंग में गुरुजी की कॉन्टेसा कार भी नहीं दिखी। हमें पता ही नहीं चला कि गुरुजी कब आ गए, हमसे पहले आकर खड़े हो गए। और जैसे हम गुरुजी के सामने गए, गुरुजी कहते लेट हो गए। और मैं सोचने लगी कि 20 मिनट का रास्ता हमने 5 साढ़े 5 मिनट में तय कर लिया और गुरुजी कह रहे लेट हो गए। तो मम्मा मुझे कहने लगी कि और गुरुजी से पहले पहुंच के दिखाओ। ये सब कौन करता है संगत जी? गुरुजी महाराज छोटी छोटी बातों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, जब मैं गुरुजी के दरबार में अपने मम्मी पापा के साथ जाया करती थी तो गुरुजी जनरली बच्चों को जल्दी आज्ञा दे दिया करते थे, क्योंकि स्कूल होता था और मम्मी पापा को लेट तक आज्ञा मिलती थी। कई बार तो मम्मी पापा अगले दिन तब आते थे जब हम स्कूल के लिए जा रहे होते थे। तो ऐसे एक बार हम लोग
गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे और गुरुजी महाराज ने मुझे पहले ही आज्ञा दे दी और मैं गुरुजी को मत्था टेक कर बाहर आ गई और मन में बड़बड़ाती रही कि अच्छा गुरुजी, आप तो बड़ों के हैं, आप तो बच्चों की बिल्कुल भी नहीं है, बच्चों की क्यों पूछ परख करोगे, आपको तो बड़ों से मतलब है। और संगत जी, अगर आपने एम्पायर स्टेट देखा होगा तो वहाँ पर 3 सीढ़ियों के बाद एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। मैं वहाँ आकर के बैठ गई। अब संगत जी, मैं गुरुजी के सामने तो नहीं थी, लेकिन मैं मंदिर में मौजूद थी। अब वहाँ पर सुदामा अंकल आए हुए थे जो जलंधर मंदिर में गुरुजी की सेवा किया करते थे और वो मेरे पास में आकर बैठ गए। और जब वो बैठे तो ऐसे बातचीत शुरू हो गई और बातों ही बातों में मैंने उन्हें कहा कि गुरुजी है ना, बच्चों की बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनते बच्चों की, वो सिर्फ बड़ों के हैं, बड़ों को ही अपने पास बिठाते हैं। देखो, आज भी गुरुजी ने मुझे जल्दी आज्ञा दे दी और मेरे मम्मी पापा को अपने सामने बिठाए रखा है। गुरुजी को तो बच्चों की बिल्कुल भी नहीं रखी है। तभी सुदामा अंकल मुझे बोलते हैं कि देखो, जो गुरुजी के सामने बैठे हुए हैं उन पर गुरुजी को नजर रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो गुरुजी की नजरों से दूर है, गुरुजी की नजर हमेशा उन पर रहती है। और ये बात बिल्कुल सही है संगत जी। गुरुजी की नजर 24/7 अपनी सारी संगत पर होती है, जो सामने है उन पर भी और जो सामने नहीं है उन पर तो विशेष तौर पर रहती है। और यही कारण है संगत जी कि आपके पास क्या कष्ट आ रहा है वो गुरुजी को पहले ही पता होता है और उसका निवारण भी गुरुजी जानते हैं। वो निवारण, वो हल, वो सोल्यूशन, वो मेडिसिन आपको कब देनी है, किस टाइम पर देनी है, कहाँ देनी है, कब कितना देना है, वो सब कुछ गुरुजी को पता है। एक बार गुरुजी ने हम सबको बताया था कि हमारे पास 7 दिमाग होते हैं और उसमें से एक दिमाग हमारा बहुत अच्छा होता है और वो जो एक दिमाग है उसे हमें बहुत अच्छा बनाए रखना चाहिए ताकि बचे हुए 6 दिमाग उस पर हावी ना हो सके। और गुरुजी ने बताया कि वो एक दिमाग कैसे अच्छा रखना है। वो अच्छा रखना है पॉजिटिविटी से, और वो पॉजिटिविटी आएगी उन सत्संग से, उन शब्द कीर्तन से जो गुरुजी महाराज अपने दरबार में प्ले करवाते थे। संगत जी, आप वो सत्संग सुनिए, आप वो शब्द कीर्तन सुनिए, आपको बहुत पॉजिटिविटी आएगी, आपका दिमाग सही दिशा में काम करेगा। और उन शब्द कीर्तन से, सत्संग से हम जो शिक्षा लेते हैं संगत जी, वो शिक्षा हमें इस जीवन में सही काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत बहुत मोटिवेशन देती है। क्योंकि संगत जी, जब हम इस दुनिया में एंटर होते हैं तब हमें बहुत सारी नेगेटिविटी मिलती है और जब हम शब्द कीर्तन सुनते हैं उससे हमारा ऑरा पॉजिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी नेगेटिविटी है वो हमसे दूर होती है। और इवन संगत जी, दूसरों की नेगेटिविटी और हमारे अपने कष्ट भी हम ओवरकम कर जाते हैं। और संगत जी, ये शब्द कीर्तन गुरुजी महाराज की एक प्रकार से हमारे लिए इलाज है और इस इलाज को हम जितना करेंगे ना संगत जी, उतना अच्छा हमारी लाइफ के लिए रहेगा। कहते हैं ना कि हर पल हमें मोटिवेटेड रहना चाहिए, तो इससे अच्छा मोटिवेशन क्या हो सकता है। और संगत जी, मुझे एक प्रॉब्लम और हुई और उसके सोल्यूशन में गुरुजी ने मुझे कहा कि घी खाना छोड़ दो और गुरुजी ने मुझे लोटा ब्लेस करके दिया। कहा कि रात में लोटे में जल भर के रखना, सुबह पी लेना और आधे जल से स्नान कर लेना। अब संगत जी, कुछ समय के बाद गुरुजी ने समाधि ले ली और जब गुरुजी ने समाधि ले ली तो जो गुरुजी ने मुझे लोटा ब्लेस किया था संगत जी, वो नीचे से टूट गया। अब लोटा टूट गया, गुरुजी का ब्लेस किया हुआ था, उसको कहीं भी रख तो नहीं सकते थे, तो संगत जी उस लोटे के नीचे कटोरी रखते थे और फिर उसका इस्तेमाल किया करते थे। अब संगत जी, जब हमने घर शिफ्ट किया तो हमने उस लोटे को अच्छे से पैक करके साइड में रख दिया कि बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। अब जब सारी शिफ्टिंग हो गई तो एक दिन मम्मी ने वो लोटा निकाला और उसको साफ करने लगी और जैसे ही साफ करने लगी तो जोर से चीख कर मुझे पुकारती। मेरे घर का नाम सोनी है तो मम्मी कहती, सोनी जल्दी आ। मम्मी की आवाज सुनकर मुझे लगा कि अरे सब कुछ तो अभी ठीक था, अभी क्या हो गया, मम्मी ने क्यों चिल्लाया। मैं दौड़ी दौड़ी गई मम्मी के पास, क्या हुआ, तो मम्मी कहती कि देख लोटा जुड़ गया। तो मैंने बोला कौन सा लोटा जुड़ गया, तो कहने लगी मम्मी कि देख गुरुजी ने जो लोटा ब्लेस किया था वो अपने आप जुड़ गया है, उसका पत्रा अपने आप जुड़ गया। संगत जी, जिस लोटे में क्रैक आ गया था, जो नीचे से थोड़ा सा टूट गया था, वो अपने आप गुरुजी महाराज की कृपा से जुड़ गया। वो आज भी सही सलामत है, जुड़ा हुआ है और आज भी हम गुरुजी का वो उपाय कर रहे हैं। मैं आज भी घी नहीं खाती हूँ, लेकिन हाँ संगत जी, मैं जब भी गुरुजी महाराज के दरबार में जाती, गुरुजी अपने लंगर में मुझे घी से सना हुआ पराठा खिलाते थे और मैंने गाजर मूली का पराठा पहली बार गुरुजी के दरबार में खाया था। और संगत जी, जब मैं उस पराठे को उठाती थी तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उस पराठे में से टप टप करके घी निकलता था। ये भी गुरुजी महाराज का अपना कोई उपाय था, कोई तरीका था ब्लेस करने का। और इसी प्रकार से मेरे पापा को हमेशा गुरुजी कहा करते थे, दाद दिया करते थे कि जा ऐश कर, मस्ती कर। और मम्मा हमेशा उनसे कहती कि आपको तो गुरुजी हमेशा यही दाद देते हैं, जा ऐश कर, मस्ती कर। और संगत जी, फिर जब मेरे पापा के जीवन में कष्ट आया और उन्होंने उस कष्ट को बहुत बहुत अच्छी तरीके से डील किया, उसमें से बाहर आए, तो मैं आज भी अपने भाई के साथ बात करती हूँ। हम यही बात करते हैं कि अगर गुरुजी ने उस समय पापा को दात नहीं दी होती कि जा ऐश कर, जा मस्ती कर, तो मुश्किल था कि पापा इन तकलीफों से, इन मुश्किलों से बाहर निकल पाते। हमारा पूरा परिवार कहाँ होता संगत जी, हमें नहीं पता। और गुरुजी ने ये आशीर्वाद कब मेरे पापा को दिया था और फिर उनकी समाधि के बाद कब
आज जाकर के अब जाकर के हमें पता चला कि उस आशीर्वाद की महिमा क्या है। इसलिए संगत जी जो हम गुरुजी से प्रश्न करते हैं कि गुरुजी क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों किया, वो क्यों पूछ करके हमें छोड़ देना चाहिए। क्योंकि संगत जी अगर हम उसके आगे भी पूछते रहते हैं तो गुरुजी को इसकी तकलीफ होती है। हो सकता है कि गुरुजी महाराज के जो अपने तरीके हैं हमें रेमेडी देने की, हमें सोल्यूशन देने की, हमें उस परेशानी से बाहर निकालने के लिए, हो सकता है कि हम उसमें इंटरफियर कर रहे हूँ। हम सबको उस क्यों का जवाब मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो गुरुजी पर हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन मिलेगा और गुरुजी महाराज उस जवाब को आपको डायरेक्ट ही देंगे। संगत जी जब हमारे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई तो उस समय हमारे पास एक बॉक्स टीवी हुआ करता था, आप सभी जानते हैं। बॉक्स टीवी में कलर ट्यूब हुआ करती थी। तो हमारी टीवी की कलर ट्यूब, पिक्चर ट्यूब खराब हो गई तो पापा ने उसे ठीक करवा दिया और कहा मम्मी को कि जब ये दोबारा खराब होगी तो हम इसको ठीक नहीं करा पाएंगे। और संगत जी जब वो ट्यूब दोबारा खराब हुई तो टीवी दिखना बंद हो गया। तो पापा ने कहा कि काम करते हैं, हम इस ट्यूब को मैग्नेट से ठीक करते हैं। और पापा ने उस ट्यूब को मैग्नेट से पता नहीं कैसे ठीक किया। हम लोग टीवी बहुत अच्छे से देखते रहे और वो ट्यूब फिर से खराब हो गई। और पापा ने कहा कि नहीं, अब हम इसको ठीक नहीं करवा पाएंगे। और वही पास में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। मैंने गुरुजी की तरफ देखा और कहा गुरुजी एक ही तो साधन है एंटरटेनमेंट का, ये भी चला गया। पता नहीं संगत जी मेरे मन में क्या आया, जो मैग्नेट पापा ने यूज किया था उस ट्यूब के ऊपर, वो मैग्नेट उठाकर मैंने टीवी के बॉक्स के ऊपर रख दिया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा रही कि वो टीवी आज तक बहुत अच्छा चल रहा है। ना उसे ठीक कराने की आवश्यकता पड़ी, बल्कि उसके कलर्स इतने शार्प है, इतने बढ़िया है कि आज की एलसीडी एलईडी में भी नहीं होंगे। और आज तो हमारे घर में न जाने कितने टीवी बदल गए। और वो टीवी संगत जी हमारे घर में एक भैया काम करते थे, उनके पास है और आज भी वो टीवी वैसे ही बहुत बढ़िया चल रही है और वैसे ही वो मैग्नेट आज भी उस बॉक्स पे रखा हुआ है। ये सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा है। संगत जी हम कहते रहते हैं कि गुरुजी क्या है। गुरुजी हमारे लिए, अपनी संगत के लिए कभी इलेक्ट्रिशियन बन जाते हैं, कभी डॉक्टर बन जाते हैं, कभी हमारे टीचर बन जाते हैं, कभी हमारे दोस्त बन जाते हैं, कभी हमारे माँ बाप बन जाते हैं। हमें जिस समय जिस स्वरूप में हमें गुरुजी की आवश्यकता पड़ी, हमने जब आवाज लगाई, गुरुजी महाराज उस स्वरूप में हमारे पास थे। और आज भी गुरुजी महाराज जिस स्वरूप में आप गुरुजी को याद करते हो, उस स्वरूप में गुरुजी महाराज हमारे साथ रहते हैं। अब संगत जी जब भी गुरुजी का बर्थडे आता है, सेलिब्रेशन होता है, आपको पता है 7 जुलाई हमारे लिए सबसे बड़ा सेलिब्रेशन। और हमारे लिए तो, खासकर मेरे लिए तो, गुरुजी का सेलिब्रेशन 2 दिन तक होता है। 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे और 8 जुलाई को आराम। अब एक बार स्कूल में हमारा एनुअल फंक्शन था और उस एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस के दौरान गुरुजी का बर्थडे आ गया और टीचर ने साफ हिदायत दे दी कि कोई भी छुट्टी नहीं लेगा। तो मैंने कहा कि नहीं मैम, मुझे ये 2 दिन की तो छुट्टी लगेगी ही, मैं तो लूंगी ही, क्योंकि ये सेलिब्रेशन हमारे लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। और टीचर ने कहा कि जो भी छुट्टी लेगा उसे मैं अपने सब्जेक्ट्स में फेल कर दूंगी। मैंने सोचा कि ठीक है, आप कर दो फेल। अब संगत जी मैंने 2 दिन छुट्टी ले ली। 7 तारीख को गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, 8 को आराम किया और फिर स्कूल जाने लगी। और इसी बीच में हमारी एग्जाम्स आ गई। एग्जाम हो गई तो मैंने घर पर आकर मम्मी को कहा कि मम्मी एक सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स गड़बड़ आ सकते हैं। इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट तो मैं थी नहीं, मम्मी को मैंने पहले ही बता दिया। अब जब संगत जी रिजल्ट आया तो मेरे उस सब्जेक्ट में मार्क्स बहुत अच्छे आए। मम्मी कहने लगी कि तू तो कह रही थी कि सब्जेक्ट्स में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। अब देखिए संगत जी गुरुजी महाराज की कैसी कृपा रही, कैसी मेहर रही। जिस टीचर ने कहा था कि वो मार्क्स काट लेंगी, फेल कर देंगी, उन्हें किसी और क्लास के सब्जेक्ट्स को चेक करने के लिए दिया गया और हमारी क्लास के सब्जेक्ट्स को किसी और टीचर ने चेक किया और मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी ये सब किसने किया? गुरुजी ने किया। हम तो गुरुजी के दम पर बोल आए कि जाओ जो करना है कर लो। और संगत जी हमें मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, गुरुजी को सब कुछ पता होता है और वो कर देते हैं। तो संगत जी हम सरेंडर तो करें गुरुजी को, हम उनसे कहें तो सही कि गुरुजी आपको जो करना है आप करें हमारी लाइफ के लिए, हमें वो सब कुछ एक्सेप्टेबल है। संगत जी एक शब्द है जिसमें कबीर जी एक पत्थर की पूजा करके उसे पानी पे तैरा देते हैं। हालांकि संगत जी हम इतना सरेंडर तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने इसका 1/4 भी कर लिया ना तो संगत जी हम खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि गुरुजी कैसे कैसे अपनी संगत के लिए, हमारे लिए क्या क्या करते हैं। संगत जी आज भी गुरुजी अपनी संगत के लिए हर पल मौजूद हैं, हर पल वो कुछ न कुछ अपनी संगत के लिए कर रहे हैं। अब संगत जी मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया और उसकी एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, फॉर्म फिलअप करना होता है, वो मैंने किया। और संगत जी 4 दिन के अंदर अंदर मुझे लग गया कि मेरा नहीं होगा और मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे लग रहा है कि नहीं होगा, कैसे मैं सरवाइव करूंगी, यहाँ बाहर बहुत खर्चे होते हैं, कैसे सब मैनेज होगा। थोड़ी परेशान हो गई संगत जी में। और मैंने बहुत सारे सवालों की लिस्ट गुरुजी को थमा दी और कहा कि गुरुजी ऐसा है कि सवाल है मेरे और आप इनके जवाब ढूंढे और आप मुझे दें। और संगत जी ये सारी बातें मैंने अपनी मम्मा से भी शेयर की। तो मम्मा ने कहा कि टेंशन क्यों लेती है, गुरुजी है ना, जो करना है वो तो गुरुजी ने करना है। मैंने सोचा कि हाँ बात तो सही है। तो मम्मा कहने लगी कि जो तुमने अप्लाई किया है वो तुम थोड़ी ना अप्लाई
अप्लाई कर रही हो, तो गुरुजी ने अप्लाई करवाया है और जहाँ गुरुजी ने जाना है वहाँ तुम्हें वो अपने आप ले जाएंगे और जब गुरुजी को सही ठिकाना मिल जाएगा तो कह देंगे गुरुजी, इशारा दे देंगे कि चलो बोरिया बिस्तर उठाओ, चिंता करने की क्या बात है। मैंने कहा मम्मा आप बोल तो सही रहे हो, कब कैसे कहाँ और किसे पहुँचाना है वो तो गुरुजी को पता है, मुझे थोड़ी ना पता था कि मुझे दिल्ली से बाहर पढ़ने के लिए जाना है, लंदन में पढ़ने के लिए जाना है। वो तो सब रातों रात गुरुजी ने कहा और सब चेंज हो गया। संगत जी मेरी मम्मी हम बच्चों को इंडिया से बाहर पढ़ने भेजने के लिए डरती थी और मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना चाहता था। तो एक दिन गुरुजी का मेरी मम्मी के पास फोन आया और कहा गुरुजी ने कि मुंडे की एडमिशन दिल्ली विच करवा दी। हूं तो खुश है तू? मम्मी बहुत खुश हो गई कि चलो मेरा बेटा जो बाहर जाना चाहता था उसका दिल्ली में एडमिशन हो गया। लेकिन आज संगत जी अपनी बेटी को यानी कि मुझे लंदन भेज दिया पढ़ने के लिए, तो ये शक्ति भी किसने दी है? तो गुरुजी ने ही दी ना। और कौन डिसाइड कर रहा है कि कौन कहाँ जाएगा? ये सब गुरुजी डिसाइड करते हैं कि किसको कहाँ भेजना है। संगत जी हमारा रिलेशन गुरुजी महाराज के साथ, मेरा मम्मी पापा, मेरे भाई, मेरा, हम चारों का रिलेशन बहुत अलग है। हम चारों के साथ जो भी किया गुरुजी ने वो सब कुछ अलग अलग किया। संगत जी जब मेरे पापा को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई तो वो बेड रिडन हो गए। वो हमेशा बिस्तर पे ही लेटे रहते थे। वो एक कदम भी नहीं चल सकते थे। इवन बाथरूम जाने के लिए भी उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। और जब पापा को ये सारी प्रॉब्लम हुई तब गुरुजी अपने चोले में थे और मम्मी रोज गुरुजी के मंदिर जाया करती थी। तो पापा मम्मी को कहते कि गुरुजी को बता देना कि वर्मा अंकल को बड़ी तकलीफ है। मम्मी ने साफ बोल दिया था पापा को कि मैं गुरुजी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, गुरुजी को जब बताना होगा, जब बोलना होगा खुद बोल देंगे। मम्मी रोज मंदिर जाती, गुरुजी को मत्था टेकती, आ जाती। अब संगत जी ऐसे करते करते 3-4 महीने हो गए। पापा रोज पूछते मम्मी से गुरुजी ने पूछा? मम्मी बोलती नहीं पूछा गुरुजी ने। अब इस बीच में मटकन आंटी के बेटे की शादी हुई तो पापा ने कहा कि चलो मैं भी वहाँ चलता हूँ, जैसे तैसे मैनेज करके मुझे वहाँ तक लेकर जाओ, जब गुरुजी मुझे वहाँ देखेंगे तो जरूर कुछ बोलेंगे। वो भी किया, गुरुजी ने देखा भी लेकिन कुछ नहीं कहा। तो पापा बोलते कि लो बताओ, सामने देख भी लिया गुरुजी ने लेकिन पूछा नहीं। लेकिन इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि गुरुजी के पास जाकर के बोल दे कि गुरुजी आपने देख लिया लेकिन पूछ नहीं रहे हो। अब संगत जी गुरुजी ने नहीं पूछा, शादी अटेंड की और घर वापस आ गए। ऐसे एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आई और मैं बैठी हुई थी तो तभी गुरुजी का मम्मी के पास फोन आया और जैसे ही मम्मा ने फोन उठाया गुरुजी पूछते हैं कि वर्मा किथे है? तो मम्मी ने फोन मेरे पापा को दे दिया। और संगत जी जैसे एक छोटा बच्चा शिकायत करता है ना, वैसे पापा बोलने लगे गुरुजी को, हाँ गुरुजी आपको मेरी याद आ गई? तो गुरुजी ने पापा को कहा कि हुआ? तो पापा ने बताया कि गुरुजी मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है, डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोला है और बहुत दर्द है। तो गुरुजी कहते कुछ नहीं होया, हल्दी वाला दूध पी ले और शाम में मंदिर आ जाए। और संगत जी ये मानने वाली बात है कि पापा ने हल्दी वाला दूध पिया और उस दूध को पीने के बाद पापा को बहुत आराम आ गया। शाम को मंदिर भी चले गए, गुरुजी को मत्था टेका, संगत में बैठे रहे, शबद कीर्तन पूरी सुनी, लंगर प्रसाद खाया और फिर घर आए। और जब पापा ने मत्था टेका तो उसी वक्त गुरुजी ने यह भी कह दिया था कि वर्मा 90% तक क्योर कर दी है, 10% हाले रहंदी है, वो तुझे सहन करनी पड़ेगी। और आज भी संगत जी मेरे पापा बिल्कुल फिट है, कोई तकलीफ नहीं है। कभी कभी थोड़ा बहुत जो दर्द उठता है कमर में तो वो एक्सरसाइज से ठीक कर लेते हैं। तो कहने की बात यह है संगत जी की 90% तो गुरुजी ने ठीक की ना, 10% हम क्यों देखें? हमें ये देखना चाहिए कि जहाँ मेरे पापा बिल्कुल भी अपने बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, चलना फिरना तो बहुत दूर की बात थी, आज कम से कम वो चलते हैं, फिरते, अपना सारा काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी रूटीन लाइफ जीने में उन्हें। बस कभी कभी प्रॉब्लम होती है तो वो एक्सरसाइज से ठीक कर लेते हैं। न जाने गुरुजी ने मेरे पापा के फ्यूचर में क्या देखा, वो कष्ट गुरुजी ने मेरे पापा को 3 से 4 महीने तक कटवाया। मेरे पापा 3-4 महीने तक तकलीफ झेलते रहे। हो सकता है कि आगे चल करके बहुत बड़ी बात हो सकती थी, कुछ और भी बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने वो 3-4 महीने कष्ट सहन करवाए और उसके बाद पापा को बिल्कुल क्योर कर दिया। हमें ये सोचना चाहिए संगत जी कि अगर गुरुजी नहीं होते तो क्या होता? वो 90% अगर झेलना पड़ जाता संगत जी तो न जाने जिंदगी कैसी होती, कितनी तकलीफ होती। क्योंकि संगत जी अगर गुरुजी ने 90% कष्ट ले लिए और 10% दे दिए ना तो ठीक है, क्योंकि संगत जी गुरुजी कष्ट को काट सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। क्योंकि संगत जी अगर आप कोई गुरबानी भी सुनोगे तो उसमें यही पता चलेगा जो गुरु है वो आपके कर्म काट तो सकता है लेकिन वो उसको खत्म नहीं कर सकता, उसके कष्टों को आपको भोगना तो पड़ता है। मुझे जब लंदन जाना था तो सितंबर में मैंने बहुत कोशिश की, बहुत पैसा खर्च किया, एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया। गुरुजी ने नहीं बोला था ये, गुरुजी ने तो सब कुछ सोच के
के रखा था कि जनवरी में ही इसने जाना है। तो ये जो नुकसान हुआ वो गुरुजी की वजह से नहीं हुआ संगत जी, वो हमारी अपनी वजह से हुआ। जिस दिन हम अपने आंखों से, अपने दिमाग से वो पर्दा हटा लेंगे ना संगत जी, हम गुरुजी के उस इशारे को भी समझ पाएंगे जो हमें पहले से दे देते हैं। संगत जी, आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ। मैंने जब गाड़ी चलाना सीखी तो एक चीज मेरे अंदर बहुत बुरी है, मैं बिल्कुल भी पेट्रोल का ध्यान नहीं रखती हूँ, पेट्रोल की सुई नहीं देखती हूँ कि वो है या नहीं। अब कितनी ही बार संगत जी, मैं और मम्मी जब भी गाड़ी में निकलते हैं, हम इतनी बातें करते हुए निकलते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारी गाड़ी रिजर्व में आ गई है। एक बार की बात है, रात के 12 बजे थे और हम लोग लाजपत नगर से निकले और हम दोनों अपनी बातों में इतने मशगूल थे कि हमें पता ही नहीं चला कि हमारी गाड़ी में रिजर्व लग गया है। और जब हम धोला कुआं पहुंचे तब हमें पता चला कि हमारी गाड़ी में रिजर्व लग गया है। और जनरली संगत जी, आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली में बहुत जल्दी रात में पेट्रोल पंप बंद हो जाया करते हैं और वहाँ पर भी धोला कुआं में हमें कोई पेट्रोल पंप खुला हुआ दिखाई नहीं दिया। मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, गाड़ी में रिजर्व लग गया है, पता नहीं घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। और मम्मी ने तुरंत बोला कि गुरुजी की गाड़ी है, रुकेगी नहीं, चलाती रहे। मैंने कहा ठीक है भैया, चलाती रही मैं गाड़ी। अब संगत जी, वो गाड़ी धोला कुआं से द्वारका घर तक भी पहुंची। वो गाड़ी सारी रात पार्क रही घर पे और अगले दिन पेट्रोल पंप पर भी पहुंची और वहाँ पेट्रोल भराया गया। और पेट्रोल पंप वाले ने तुरंत ही मुझे बोला कि मैडम, आप टंकी सुखा कर कैसे लाई हो? संगत जी, उस गाड़ी में एक बूंद भी पेट्रोल नहीं था। खाली गाड़ी कैसे चला सकते हैं संगत जी? ये आप और हम तो नहीं कर सकते, ये करने वाले तो सिर्फ गुरुजी हैं। और संगत जी, आज भी हम गुरुजी के बिगड़े हुए बच्चे हैं। आज भी मुझे ध्यान नहीं रहता है कि गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं। कई बार गाड़ी रिजर्व में चलती है, लेकिन टचवुड संगत जी, गुरुजी की कृपा से आज तक गाड़ी पेट्रोल नहीं होने के कारण तो नहीं रुकी है। और ये सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा के कारण हुआ है। उनकी कृपा, उनकी नजर हम पर बराबर बनी हुई है। एक बार की बात है संगत जी, मेरे दादाजी को मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने मम्मी से शिकायत कर दी। अब मेरी मम्मी ठहरी शॉर्ट टेम्पर, उन्होंने मुझे पकड़ा और लगा दी, बहुत मारा। और शाम को हमें गुरुजी के पास जाना था दरबार में। हम लोग शाम को गुरुजी के दरबार में गए और मैं वैसे ही पिटाई खाकर आई थी तो वैसे डरी हुई सहमी हुई थी। हमने गुरुजी को मत्था टेका और गुरुजी ने इशारे से साइड में बैठने के लिए बोल दिया। अब संगत जी, वहाँ पर आम का टोकरा गुरुजी के पास आता है और आम किसको अच्छे नहीं लगते। गुरुजी ने मुझे बुलाया और मेरे हाथ में 2 आम रख दिए। अब मैं कहाँ रखूँ उस आम को? तो सामने देखा तो मम्मी बैठी हुई थी, उनसे पीट कर तो आई थी सुबह सुबह और जा भी कहा सकती थी। मम्मा के पास गई, मम्मा को मैंने 2 आम दिए, उनके पास जाकर के बैठ गई। अब संगत जी, जब घर जाने की बारी आई, हमने गुरुजी से आज्ञा ली तो गुरुजी के साइड में 2 लड्डुओं के डिब्बे रखे हुए थे और जैसे हमने आज्ञा ली तो गुरुजी ने मुझे 1 लड्डू का डिब्बा पूरा मुझे दे दिया, 1 किलो का। और संगत जी, हम लोग घर आ गए और अगले दिन हमें संगत जी अमृतसर शादी में जाना था। और संगत जी, हम लोगों ने कार में लड्डू का डिब्बा रखा और हम लोग अमृतसर निकल गए। और संगत जी, हम भूल गए कि वो लड्डू का डिब्बा हमने गाड़ी में रखा है। हम लोग शादी में गए और वहाँ से 7 दिन बाद लौट कर आए। और संगत जी, जब रास्ते में कुछ खाने को नहीं मिला तो कहते हैं ना कि जब भूख लगती है तो सब कुछ याद आ जाता है। तो मेरे दादाजी को याद आया कि जब हम चले थे तो हमने यहाँ पे लड्डू का डिब्बा रखा था। और संगत जी, वो लड्डू का डिब्बा हमने इस प्रकार से रखा था कि उसके ऊपर पूरी कांच से धूप लग रही थी। तो मम्मा ने बोला कि बाप रे, 7 दिन तक कार में रहा है और पूरी धूप लग रही है लड्डुओं पर, अब तक तो लड्डू खराब हो चुके होंगे। और संगत जी, जैसे ही हमने लड्डुओं का डिब्बा खोला, इतनी बढ़िया खुशबू उसमें से आ रही थी, इतने फ्रेश लड्डू लग रहे थे, स्वाद उनका इतना फ्रेश कि जैसे अभी अभी हम हलवाई की शॉप से लेकर आ रहे हो। 7 दिन संगत जी, 24 घंटे वो डिब्बा गाड़ी में रहा, लगातार उस पे धूप पड़ रही थी। और कौन बिलीव कर सकता था कि 7 दिन बाद इतनी धूप लगने के बावजूद भी वो लड्डू सही सलामत होंगे? ऐसा कौन कर सकता है संगत जी? वो गुरुजी के आशीर्वाद के रूप में मुझे वो लड्डू मिले थे। और गुरुजी का आशीर्वाद खराब हो सकता है? कभी नहीं। वो लड्डू सही सलामत रहे और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का चमत्कार था, उनकी मेहर थी। लड्डू भी सही सलामत गुरुजी ने वैसे ही रखे जैसे गुरुजी ने मेरा लोटा ठीक कर दिया था। और संगत जी, ये सब कब होता है? जब हम उनको पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं, जब हम उन पर पूरा पक्का विश्वास करना शुरू कर देते हैं। हर इंसान, हर बच्चा, हर बूढ़ा जो गुरुजी के दर पर जाता है वो यही कहता है कि गुरुजी मेरे हैं, गुरुजी मुझसे बात करते, गुरुजी मेरी सुनते हैं। एक आदमी इतने सारे लोगों से 1 to 1 कनेक्शन करता है, वो बदले में क्या मांगते हैं? सिर्फ सरेंडर मांगते हैं, सिर्फ प्यार मांगते हैं। संगत जी, मेरा भाई एक्टिंग में था और हालांकि उसने एक्टिंग शुरू नहीं की थी, तब की बात है जब हम लोग बड़े मंदिर गए तो मेरे भाई को वहाँ बड़े मंदिर से स्टीरियो ब्लेस करके मिला। अब संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद उसमें था
तो वो तो बड़ा ही स्पेशल हो गया। और स्टीरियो घर लेकर आए, भैया ने अपने रूम में लगाया और संगत जी भैया ने डांसिंग वगैरह शुरू कर दी। और वो इसकी कोई एग्जाम देना चाह रहे थे, तो पापा ने कहा कि ठीक है, होगा होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम गुरुजी के दरबार में गए। ये तब की बात है जब गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया था। हम गुरुजी के समाधि स्थल के पास खड़े हुए। हमने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी भैया एग्जाम दे रहा है, मेहनत कर रहा है, आप उस पर कृपा करना। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उनकी ट्रेनिंग जहाँ लोगों को 3-3 साल लग जाते हैं, उनको वो ट्रेनिंग गुरुजी ने 3 महीने में पूरी करा दी। और वो कहते हैं ना संगत जी कि खलबट्टे में कुटना पड़ेगा, पिसना पड़ेगा। गुरुजी ने उन्हें कुटवाया भी, पिसवाया भी। और कितनी ही बार भैया दिन में सिर्फ 2 घंटे सोया करते थे और बाकी पूरे टाइम मेहनत करते थे। और 3 साल के कोर्स को संगत जी गुरुजी ने 3 महीने में पूरा करवा दिया। और भैया ने जब ऑडिशन दिया तो उनका सबसे बेस्ट ऑडिशन रहा। और संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा है कि आज हमारी फैमिली में उनके अलावा कोई भी एक्टर नहीं है। और संगत जी आज उन्हें काम भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है बिना किसी बैकग्राउंड के। हालांकि वो हेल्दी भी है, उनका हीरो फिगर नहीं है, फिर भी उनको काम बहुत अच्छे से मिल रहा है। और संगत जी ये सारी एक्सेप्टेंस सरेंडर से आती है। संगत जी गुरुजी के सत्संग तो बहुत सारे हैं, समय भी कम पड़ जाएगा और शब्द भी कम पड़ जाएंगे। अपनी वाणी को मैं यही कह के विराम देती हूँ कि हम सभी को गुरुजी पर टोटल सरेंडर करना चाहिए, पूरा विश्वास रखना चाहिए और सिर्फ प्यार करना चाहिए। गुरुजी को सब पता है कि उन्हें कब क्या किसके लिए करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।